हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास 24। आई होप सारे के सारे बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज का जो सेशन है आपका राइबोसोम्स और लाइसोसोम्स का है। ये आपके साइंस के बायोलॉजी के टॉपिक, एक बायोलॉजी में जो आपका सेल वाला चैप्टर है, सेल वाले चैप्टर में जो सेल ऑर्गेनल वाला चैप्टर होता है जिसको आप कोशिकांग के नाम से जानते हो, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण दो आपके कोशिकांग हैं, लाइसोसोम्स और राइबोसोम्स। नाम में आपको पीछे जो है वो कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रही है, इसीलिए इनमें कुछ कुछ जो है वो कंफ्यूजन हो जाता है। लाइसोसोम्स और राइबोसोम्स में खाली आपका LYS और RIB का डिफरेंस है, बाकी पूरा नाम जो है वो सेम है। देखिए यहाँ पे पहले इसी जो वर्ड है ना, इसका अंतर समझ लेते हैं। लाइस जो वर्ड है वो किससे बना हुआ है? आपके लाइस वर्ड जो है वो आपके लाइसिस से बना हुआ है। और बायोलॉजी में लाइसिस का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? लाइसिस का मतलब क्या होता है? टूटना। और राइबो वर्ड क्या है? ये आपका रिलेटेड है राइबो न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड, जो कि आपकी किसी भी चीज की सिंथेसिस में मदद करता है। और राइबोसोम जो है वो हमारे प्रोटीन के सिंथेसिस में बहुत ज्यादा मददगार है। अगर हम अपने बॉडी के कंपैरेटिवली जो है वाइटल्स की अगर बात करते हैं, तो दोनों को अलग अलग समझते हैं, पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और दोनों के अलग अलग फंक्शंस क्या हैं। देखिए, सबसे पहले लाइसोसोम्स मैंने आपको बताया, एक वेल डिफाइंड शेप का एक छोटा सा ऑर्गेनल जो है वो हमारे सेल के अंदर जो है वो मौजूद होता है। अगर हम साइज के हिसाब से बात करें, आकार के हिसाब से बात करें, तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे बोरे की तरह ना एक स्ट्रक्चर होता है। और इसका मेन काम क्या होता है कि हमारे शरीर, हमारे सेल के अंदर काफी सारे बायोमोलिक्यूल्स को तोड़ने का काम करते हैं। और साथ में हमारे सेल के अंदर जितनी भी डेब्रीज हैं, जितना भी वेस्ट मटेरियल है, या जितने भी अपशिष्ट पदार्थ कह लीजिए, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको खत्म करने का काम करते हैं, ताकि सेल का एनवायरनमेंट जो है वो बेसिक बना रहे, या सेल में किसी भी तरीके की कोई गंदगी ना हो, डेब्रीज को साफ करने का काम। ठीक है। लाइसोसोम की अगर हम बात करें, तो लाइसोसोम जो है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? तो याद रखिए, लाइसोसोम जो है वो 1955 के अंदर, 1955 के अंदर एक बेल्जियन साइंटिस्ट जिनका नाम है क्रिश्चियन डी ड्यूक, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्रिश्चियन डी ड्यूक जो है ना, उनके द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। सेल में एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फेटेज। क्या बोलते हैं? फॉस्फेटेज। याद रखिएगा, वैसे तो आपके लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स की संख्या, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की संख्या, वो लगभग लगभग 50 है, 45 से लेके 50 डिफरेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो लाइसोसोम्स में मौजूद होते हैं, जो कि वेस्ट को तोड़ने का काम करते हैं। इन एंजाइम्स का काम ही है तोड़ना या डिग्रेड चीज करना, डिग्रेड करना, या जो वेस्ट मटेरियल है उसको खत्म करना। लेकिन इसमें से आपसे अगर पूछा जाए कि आउट ऑफ 50 में से सबसे ज्यादा जो आपका सबसे ज्यादा जो आपकी तोड़ी जाती है, या सबसे ज्यादा जो एंजाइम तोड़ने का काम करता है, कौन सी चीज सबसे ज्यादा मौजूद है? तो आप लिख दीजिएगा फॉस्फेटेज करके, याद रखिएगा। इसी डिस्कवरी के लिए, जो कि 1955 में हो रही है, 1974 के अंदर जो है इनको मेडिसिन में नोबेल प्राइज दिया गया था। मेडिसिन या फिजियोलॉजी जिसे कहते हैं, उसको नोबेल प्राइज दिया गया था। और एक चीज आपको और याद रखनी है, जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि क्रिश्चियन डी ड्यूक के द्वारा ही एक दूसरा सेल ऑर्गेनल जो है ना, उसको भी डिस्कवर किया गया था, जिसको पेरोक्सीजोम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पेरोक्सीजोम। पेरोक्सीजोम जो है वो भी हमारे सेल के अंदर ही मौजूद होते हैं, और उनका भी कुछ सिमिलर इसी तरीके का फंक्शन भी होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। लाइसोसोम के अगर स्ट्रक्चर के ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो आप याद रखिए, लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बाइंडिंग ऑर्गन है। जैसे हमारा सेल है, हमारे सेल की जो लेयर्स हैं वो आपकी अपने आप में ही लिपिड की लेयर बोली जाती है। लिपिड की लेयर है ना, इन्हीं लिपिड की लेयर जो हमारे सेल की बनी हुई है, उसी तरीके का हमारे सेल के अंदर एक छोटे छोटे सेक या बोरे लाइक स्ट्रक्चर है, जिनकी भी मेम्ब्रेन आपकी लिपिड की ही बनी हुई है। और वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है ना, उनके मिक्सचर्स को रखता है। 45 हाइड्रोलिटिक एंजाइम जिसे कहते हैं, एंजाइम प्रोटीन जो है वो मौजूद है, जो डाइजेस्ट कर देगा सारी चीजों को। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो मौजूद होता है। तो आप ये मान लीजिए, एक सेल है जो कि जिसके अंदर छोटे छोटे बोरे लाइक स्ट्रक्चर है, जिनकी खुद की लेयर जो है वो किसकी बनी हुई है? लिपिड की बनी हुई है। तो आपके आइडियली जो लाइसोसोम होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, और ये मेम्ब्रेन जो है उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक
ठीक है, ल्यूमन वर्ड याद रखिएगा। अब लाइसोसोम की अगर हम अंदर की बात करें तो लाइसोसोम का जो पीएच है ना वो आपका 4.5 से 5.0 के बीच में होता है, ठीक है। लाइसोसोम जो है वो 4.5 से लेके 5.0 के बीच में होता है। और अगर मैं आपका पीएच स्केल पे इसको बोलूं कि पीएच स्केल पे ये वैल्यू जो है वो आपकी क्या दर्शाएगी, तो आप बोलोगे पीएच के लेवल पे ये आपका जो है वो क्या कहलाया जाएगा, एसिडिक कहलाया जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई ये सेल जो है ये आपका जो लाइसोसोम है उसकी वॉल ही अगर एसिडिक है क्योंकि उसका पीएच 4.5 और 5.0 तक जा रहा है, तो ये सारे जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम के मिक्सचर है ना वो भी आपके क्या बोले जाते हैं, ओवरऑल लाइसोसोम को क्या बना दिया जाता है, एसिडिक मीडियम जो है वो बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, एसिडिक या अम्लीय मीडियम जो है वो कहा जाता है। अगर आपसे इनके कभी एग्जाम में साइज की बात की आ जाए कि लाइसोसोम का साइज क्या होता है, तो आप याद रखिएगा 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 0.6 माइक्रोमीटर तक का इनका साइज होता है। 0.1 माइक्रोमीटर से 0.6 माइक्रोमीटर। अगर मैं आपको 0.1 माइक्रोमीटर पूछूं कि ये क्या है, तो आप लोग को याद रखना है 0.1 माइक्रोमीटर दुनिया के सबसे छोटे सेल जिसको आप माइकोप्लाज्मा के नाम से जानते हो उसका भी साइज जो है वो यही होता है। तो 0.1 जो है वो माइकोप्लाज्मा का भी जो है वो साइज है। तो आप याद रखिए लाइसोसोम का जो साइज है वो भी आपका सेल के अंदर जो लाइसोसोम्स है उनमें से एवरेज जो है वो 0.1 टू 0.6 हो सकता है माइक्रोमीटर। लेकिन सबसे बड़ा लाइसोसोम जो आज तक मेजर किया गया है उसका जो साइज है वो 1.2 माइक्रोमीटर भी नापा गया है। ये चीज याद रखिए। लाइसोसोम जो है ना वो तोड़ने के अलावा जो जो डेब्रीज हैं या बड़े बड़े जो वेस्ट मटेरियल है उनको स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ने के अलावा सेल सिग्नलिंग, एनर्जी मेटाबॉलिज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मेटाबॉलिज्म के रिस्टोरेशन में काम करता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स क्यों कहा जाता है, आत्मघाती थैली के नाम से क्यों कहा जाता है। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर आने वाले सारे स्टूडेंट्स को मैं एक चीज क्लियर कर दूं, सुसाइडल बैग्स इनको कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है, लेकिन ये महज एक मिथ है या एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जहां पे हमने किसी भी चीज की एक्सट्रीम कंडीशन को ले जाके उसको इमेजिन कर लिया है। अरे ये क्या बोल दिया आपने। तो आप याद रखिए कि लाइसोसोम्स जो है ना ये आपके सुसाइडल बैग्स कहे जाते हैं, लेकिन ये कभी भी किसी भी सेल को मारने की क्षमता नहीं रखते। कम से कम एक तो लाइसोसोम नहीं रखता जो कि इतना छोटा सा है हमारा। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि एक सेल के अंदर हजारों लाखों लाइसोसोम फट जाएं एक साथ तो वो सुसाइडल बैग्स का काम कर सकते हैं, तो हाँ एक्सट्रीम कंडीशन में कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अगर मैं आपसे पूछूं क्या लाइसोसोम सच में सुसाइडल बैग्स हैं, तो नहीं है। इट इज अ मिथ स्टेटमेंट। वो आपकी एक्सट्रीम पोजीशन को ध्यान में रखते हुए कहा गया था। लाइसोसोम्स को बहरहाल क्यों बोलते हैं सुसाइडल बैग्स, क्योंकि इनका खुद का पीएच जो है वो 4.5 होता है। हमारे एक सेल का पीएच जो है वो लगभग न्यूट्रल होता है, 7 के आसपास होता है, उदासीन होता है, ठीक है। अगर आपके सेल के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे लाइसोसोम जो है वो मौजूद हैं, वो जो कि मौजूद होते भी हैं, अगर ये फटना शुरू हो एक साथ तो सारे के सारे लाइसोसोम अगर फटेंगे भी तो वैसे तो सेल की मृत्यु नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन पे मान लें तो 4.5 पीएच के बहुत सारे अगर बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है फटेंगे तो जो पीएच है वो उसको 7 नहीं रहने देंगे, उसको बना देंगे एसिडिक, यानी कि समवेयर जो है उसको 6 से नीचे कर देंगे। अगर हमारे एक नॉर्मल सेल का पीएच 6 के नीचे जाता है तो सेल डेथ हो जाती है, यानी कि कोशिका जो है वो अपने आप से ही मर जाएगी। इसीलिए हमने क्या बोला कि भाई इसको आप ना सुसाइडल बैग्स के नाम से जानते हो, जबकि ये सेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर लाइसोसोम नहीं होगा तो सेल की डेथ वैसे भी अपने आप हो जाएगी, क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा वो कहाँ जाएगा, कौन उसको क्लीन करेगा। तो लाइसोसोम जो है वो क्या कर रहा है, वेस्ट मटेरियल को लाइसिस यानी कि तोड़ने का काम करता है, ठीक है। जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ से आएंगे, जो भी वेस्ट है उसको उठाएंगे और अपने अंदर में जाके जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है उसको पूरा का पूरा जो है वो कंज्यूम कर लेंगे। जो प्रोसेस होता है उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं या फिर ऑटोफैगी कहा जाता है। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है कि अपने अंदर में सेल जो है वो क्या करेगा कि बाहर से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अंदर लेगा। एंडो मतलब अंदर, साइटोसिस मतलब सेल के अंदर। सेल के अंदर या लाइसोसोम के अंदर
जो भी पार्टिकल जाएंगे, जो भी चीजें जाएंगी, उसको वो डाइजेस्ट करेगा और वेस्ट जो है वो उसे वहां से हटा देगा। इसीलिए आप उसे वेस्ट मटेरियल का बैग भी बोलते हो कि इसमें सारा का सारा सेल का जो कचरा होता है, जो वेस्ट है, वो भर जाता है। ये जिस प्रक्रिया से होता है उसको आप एंडोसाइटोसिस के नाम से जानते हो, ठीक है। क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। और जो प्रोसेस होता है उसको आप क्या बोलते हो? ऑटोफैगी के नाम से। क्या बोलते हैं? ऑटोफैगी। तो जो भी वेस्ट मटेरियल था वो एंडोसाइटोसिस से लाइसोसोम के अंदर गया, और लाइसोसोम ने क्या प्रक्रिया इस्तेमाल की? ऑटोफैगी की प्रक्रिया इस्तेमाल की। ऑटो का मतलब है सेल्फ, फैजी का मतलब होता है खाना। अपने ही पार्ट की कुछ चीजें जो हैं वो अपने ही हिस्से की कुछ चीजें खा लेना। हालांकि यहाँ पे ये खाया जा रहा है ताकि मेटाबॉलिज्म, सेल का मैकेनिज्म जो है वो अच्छे से यहाँ पे चल सके। इसीलिए हम लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स के नाम से जानते हैं। लाइसोसोम की जो स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे लाइसोसोम्स जो है वो क्या करते हैं? लाइसोसोम के पास एक M6 रिसेप्टर होता है, ठीक है। लाइसोसोम के पास क्या होता है? एक M6 रिसेप्टर होता है, जिसको आप जिस रिसेप्टर के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है उसको लिया जाता है, और अंदर में जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं जिनकी संख्या अगेन 45 to 50 है, वो सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम उस वेस्ट मटेरियल के साथ मिक्स होते हैं और उसको खत्म कर देते हैं। इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से आपका दूसरा स्ट्रक्चर भी याद रखिए, जिसको आप क्या बोलते हो? पेरोक्सीजोम्स। वही फंक्शन जो है वो आपके पेरोक्सीजोम भी परफॉर्म कर रहे हैं। अगर मैं नॉर्मल लेवल पे आपको इसका फंक्शनिंग बताने की कोशिश करूं तो लाइसोसोम आपको सेक लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है, और जो वेस्ट मटेरियल आ रहा है वो इस लाइसोसोम के अंदर गया। इस लाइसोसोम के अंदर पहले से बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स, जो लाइसोसोम जो सेल ऑर्गेनल है उसके अंदर पहले से बहुत सारा वेस्ट मटेरियल है। जैसे ही इसके अंदर कोई भी ऐसी मतलब एंजाइम्स है, तो जैसे ही कोई वेस्ट मटेरियल अंदर जाएगा, इसके जो एंजाइम है वो उसको डिग्रेड कर देंगे, राइट। और ये पूरे प्रोसेस को हम थोड़ा जेस्ट करके या आसानी से देखें या सिंपल देखें तो आपके जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस में बहुत कुछ हो रहा है, ER में जो है वो बहुत कुछ हो रहा है ना, गोल्गी बॉडीज में बहुत कुछ हो रहा है। तो यहाँ से भी वेस्ट निकला, यहाँ से भी वेस्ट निकला, यहाँ से भी जो है अपशिष्ट पदार्थ निकले। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है, या जो भी कुछ सेल में हो रहा है, तो बहुत सारा डेब्रीज जो है वो बन रहा है। सारा डेब्रीज जो है वो आपकी गोल्गी बॉडीज जो है वो पैक करती हैं, और गोल्गी बॉडी पैक करने के बाद जो वेस्ट है वो कहाँ चला जाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर जैसे ही वेस्ट गया, उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम है जिससे उस वेस्ट को क्या कर दिया जाएगा? डिसॉल्व कर दिया जाएगा। अच्छा, एक बार लाइसोसोम का फेट याद रखो, लाइसोसोम या तो सेल के अंदर ही रह सकता है, घूम सकता है, लेकिन अगर कोई लाइसोसोम खुद से खत्म होने लगता है, खुद से, मान लीजिए हर चीज की एक उम्र होती है, एक एज होती है, एक टाइम होता है, अगर लाइसोसोम खुद से खत्म होने लगेगा तो ये क्या करता है? ये सेल के बाहर चला जाता है, ताकि अगर ये, जैसे हम कहते हैं ना सुसाइडल बैग है, अंदर फट गया, तो आप याद रखिए लाइसोसोम इतने सेंसिबल सेल ऑर्गेनल है कि जैसे उनको लगेगा कि अब उनकी एक्टिविटीज जो है वो खत्म हो रही है, एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी खत्म हो गई है, तो ये चुपचाप से अपना जो है ना बाहर निकल जाते हैं। तो ये सेल को एज एन होल खतरा नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दिस लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स ऑफ दी सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। अच्छा, क्या लाइसोसोम आपके प्लांट सेल्स में मौजूद होते हैं? तो याद रखिए लाइसोसोम्स आपके प्रीडोमिनेंटली यूकैरियोटिक एनिमल और हर तरीके के यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होते हैं। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या लाइसोसोम्स जो हैं वो प्लांट सेल में मौजूद होते हैं, तो याद रखिए लाइसोसोम्स जो हैं वो प्लांट सेल में आपके बढ़िया तरीके से मौजूद होते हैं, और प्लांट सेल्स में हम इनको पेरोक्सीजोम भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, पेरोक्सीजोम। तो यूकैरियोटिक सेल में आपके पास जो है वो लाइसोसोम्स भी रहेंगे और आपके पास पेरोक्सीजोम्स भी रहेंगे, लेकिन पेरोक्सीजोम जो है वो यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स करके याद रखिए, प्लांट्स में पेरोक्सीजोम और एनिमल्स में लाइसोसोम्स। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। प्लांट्स में आपको क्या याद रखना है? पेरोक्सीजोम्स याद रखें जिनका सेम फंक्शन है, और अगर एनिमल्स की बात की जा रही है तो लाइसोसोम। तो एक ही चीज है, फंक्शन जो है वो एक ही है, लेकिन हमने अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग जो है ना वो नाम दे दिए है, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ रीसेंट डिस्कवरी ये आई है कि जो आपके प्लांट्स में जो वैक्यूल का फंक्शन होता है, प्लांट्स में वैसे तो आपके पास पेरोक्सीजोम है, लेकिन उसके बाद भी प्लांट्स में जो वैक्यूल है वो एग्जैक्टली लाइसोसोम्स का फंक्शन जो है वो दिखाते हैं, क्योंकि प्लांट्स में वेस्ट मटेरियल जो है सेल के अंदर वो कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए आपके वैक्यूल का साइज जो है वो 50 to 90%
50% जो है वो हो भी जाता है। आपकी वैक्यूल की डेफिनेशन अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल डेफिनेशन है। आज तक भी जो साइंटिस्ट है ना, वो कभी वैक्यूल की डेफिनेशन, जो प्लांट्स में वैक्यूल होते हैं उसकी डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझ भी नहीं पाए हैं। तो आई होप लाइसोसोम आपको समझ आ गया। नेक्स्ट आपका जो है वो है राइबोसोम। एक जैसे शब्द है लेकिन दोनों का अलग अलग काम है। लाइसोसोम सेल के अंदर से जो डेब्रीज होती हैं उनको हटाने का काम कर रहा है, जबकि राइबोसोम की परिभाषा क्या है कि राइबोसोम सिंपल एक भाषा में अगर बोले कि ये सेल का प्रोटीन सिंथेसिस है। क्या है? सेल का प्रोटीन फैक्ट्री है, सेल का प्रोटीन फैक्ट्री है। तो राइबोसोम क्या होता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, प्रोटीन को बनाने में मदद करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन फैक्ट्री। अब राइबोसोम और लाइसोसोम में एक बहुत बड़ा अंतर है कि लाइसोसोम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं, जबकि जो लाइसोसोम सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं, जैसे आपका प्लांट है, एनिमल्स है। लेकिन अगर मैं बोलूं क्या किसी बैक्टीरिया के अंदर जो है ना वो लाइसोसोम मौजूद होता है, तो आप लिख दो नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता, नो। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर जो है वो आपके लाइसोसोम्स मौजूद नहीं होते हैं, जबकि आपके जो राइबोसोम्स हैं वो एक बैक्टीरिया में भी मौजूद होंगे। और आप हमेशा एक मेरी स्टेटमेंट याद रखना इसको, जहां पे भी डीएनए होगा वहां पे राइबोसोम मौजूद होगा ही होगा। ये हमारे बायोलॉजी का एक फैक्ट है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं बैक्टीरिया के लिए, तो क्या बैक्टीरिया में डीएनए मौजूद होता है ना डीएनए मौजूद, और डीएनए अगर मौजूद है तो आपके पास राइबोसोम होगा ही होगा, क्योंकि राइबोसोम जो प्रोटीन बना रहा है ना वो डीएनए की मदद से बना रहा है। आप ये समझ लीजिए, राइबोसोम एक फैक्ट्री है जिसमें प्रोटीन बन सकती है, लेकिन प्रोटीन बनने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए ना वो आपका यहाँ पे डीएनए होना चाहिए, है ना। डीएनए जैसे देखिए, अगर शूज बनाने हैं तो चमड़ा आपको चाहिए ही चाहिए, सेम वही कॉन्सेप्ट है। अगर प्रोटीन बनाना है तो आपको यहाँ पे डीएनए चाहिए ही चाहिए। इसीलिए जहां पे भी राइबोसोम होगा वहां पे, मतलब जहां पे भी डीएनए होगा वहां पे राइबोसोम जरूर से मौजूद होगा। हालांकि इसमें एक मीडिएटिंग स्टेप ये आता है कि डीएनए के बाद जो है वो आरएनए बनता है पहले, और वो आरएनए जो है वो प्रोटीन बनाता है राइबोसोम्स के साथ मिलके। एग्जैक्टली प्रोटीन बनता कहाँ है? तो आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद रखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम जो है वो मौजूद होते हैं। फिर ये क्या बनाते हैं? आपका प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो राइबोसोम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल, जो कि एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक से लेके यूकैरियोटिक हर एक सेल के अंदर जो है वो मौजूद होता है, और यहीं से आपकी जेनेटिक कोडिंग भी होती है, जिसको आप ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन बोलते हो। जब भी हम सेंट्रल डोग्मा पढ़ेंगे ना, तो सेंट्रल डोग्मा में आपको इसका जो रोल है ना वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सेंट्रल डोग्मा, राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? तो राइबोसोम की डिस्कवरी भी सेम ही साल में हुई थी जिस साल में लाइसोसोम की डिस्कवरी हुई थी, दैट इज 1955। देखो कितनी चीजें सिमिलर है ना दोनों में। 1955 में के अंदर ही राइबोसोम भी डिस्कवर हुए थे और लाइसोसोम भी डिस्कवर हुए थे और पेरोक्सीसोम भी डिस्कवर हुए थे। जॉर्ज ई पैलेट करके याद रखिए, जॉर्ज ई पैलेट के द्वारा राइबोसोम्स को डिस्क्राइब किया गया था, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर एक बहुत छोटे से स्मॉल सेल ऑर्गेनल बोले जाते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ईआर को आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कहना शुरू कर देते हो। 1955 में जॉर्ज ई पैलेट करके याद रखिए, इस चीज का नाम दिया उन्होंने यहाँ पे। राइबोसोम है क्या? राइबोसोम इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, आप समझ लीजिए। फैक्ट्री इसको क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस होती हैं या कुछ कोडिंग्स होती हैं। आप याद रखिए, देखिए ये राइबोसोम है, राइबोसोम के पास 3 डिफरेंट अलग अलग पोजीशन होती हैं, और बीच में एक वे भी होता है जिससे डीएनए जो है वो निकल के यहाँ से जा सकता है, और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है वो कराई यहाँ पे जा सकती है। तो ये अमीनो एसिड्स को ऐसे बनाने का काम करता है। आप ये समझ लीजिए, राइबोसोम अपने आप में ना एक मशीन है ना, एक मशीन है जिसके अंदर डीएनए आएगा, डीएनए पे जो लिखा है वो पढ़ा जाएगा, पढ़ने के बाद जो है उसको कन्वर्ट किया जाएगा, कन्वर्ट करने के बाद उसमें से अमीनो एसिड जो है वो निकाले जाएंगे। डिटेल्ड सेंट्रल डोग्मा में पढ़ेंगे। अभी आप याद रख लीजिए कि राइबोसोम जो है वो सेल के अंदर से
प्रोटीन को बनाने का काम करता है। और एक चीज और, ये वाला प्रोटीन नहीं है जो हमारे मसल्स को चाहिए, ये वाला प्रोटीन है जो हमारे जीन एक्सप्रेशंस के लिए जरूरी होता है, ठीक है। तो ये हमारे वो नहीं है जो मसल्स में जा रहा है, आइडियली ये वो है जो आपके जीन एक्सप्रेशंस के लिए जरूरी है कि भाई हमें कोई भी बीमारी तो नहीं हो रही है, कोई सप्रेशन होना है, कोई किसी चीज को एक्टिवेट करना है, किसी चीज को सप्रेस करना है, तो हमारे जीन एक्सप्रेशन जो है ना वो मदद करते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा ये राइबोसोम जो है वो किस चीज के बने हुए होते हैं, ठीक है, राइबोसोम किस चीज के बने हुए होते हैं, तो राइबोसोम की फॉर्मेशन हमेशा आरएनए की होती है। अगर आपसे पूछा जाए राइबोसोम किस चीज के बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ व्हाट, तो आप लिखो यहाँ पे कि राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ योर आरएनए। किसके बने होते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए के ये पूरे पूरे बने होते हैं। तो मान लीजिए आरएनए का एक ऐसे स्ट्रैंड है, उसी को मैं मॉडिफाई करती हूँ, थोड़ा सा यूं घुमा देती हूँ और थोड़ा सा यूं कर देती हूँ, तो एक स्मॉलर लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट जो है वो यहाँ पे बनके तैयार है। इसका साइज 0.5 माइक्रोमीटर कहा जाता है। जैसे लाइसोसोम का आपने साइज जो बोला था वो 0.1 माइक्रोमीटर था सबसे छोटा, राइबोसोम सबसे छोटा जो है वो 0.5 माइक्रोमीटर होगा, और एक स्टैंडर्ड एवरेज साइज है ये राइबोसोम का 0.5 माइक्रोमीटर। हम सेल को या सेल के किसी भी ऑर्गेनल को हमेशा माइक्रोमीटर में ही मेजर करते हैं, ये चीज थोड़ी सी याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे आरएनए ने राइबोसोम्स बनाया, और जब हम बोलते हैं ना आपके पास बॉडी के अंदर टाइप्स ऑफ आरएनए हैं, तो टाइप्स ऑफ आरएनए में आपके पास एक इंपॉर्टेंट आरएनए आरआरएनए बोला जाता है, इसीलिए इसका पूरा नाम हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, यानी कि वो आरएनए जो क्या कर रहा है, राइबोसोम को बनाने की प्रक्रिया में मदद कर रहा है, या राइबोसोम जो है वो यहाँ पे बनाने लग रहा है। राइबोसोम स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल है जो आपके प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जैसे मैंने बोला दोनों में पाए जाते हैं, जबकि लाइसोसोम आपके कहाँ पाए जाते हैं, सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो है ना उनमें पाई जाती हैं। और राइबोसोम का मेन फंक्शन यहाँ पे क्या है, आपकी प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन करके यहाँ पे याद रखना। देखिए इस डायग्राम के अंदर आपको राइबोसोम जो नजर आ रहे हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स नजर आ रहे हैं ना, और यहाँ पे आपको जो नजर आएंगे वो राइबोसोम आपको हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ वाले पार्ट के ऊपर नजर आएंगे। राइबोसोम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए राइबोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। राइबोसोम के स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से ऊपर वाला पार्ट जो है वो लार्जर सब यूनिट बोला जाता है, बड़ी यूनिट बोला जाता है, और नीचे वाला पार्ट जो है वो स्मॉलर सब यूनिट बोला जाता है। और इसकी भी अलग अलग जो है वो वजन होता है। राइबोसोम को हम वेट से नापते हैं, डीएनए को हम वेट से नाप सकते हैं, उसी तरीके से आरएनए को हम वजन से नाप सकते हैं, और उसी तरीके से राइबोसोम को भी हम जो है ना वो वेट से नाप सकते हैं। वेट के लिए जो हम इसकी यूनिट लिखते हैं वो एस लिखते हैं, जो कि सेडवर्ग यूनिट लिखी जाती है। राइबोसोम आपके यूकैरियोटिक में जो होता है ना वो 80s यानी कि 80 सेडवर्ग यूनिट के वजन का होता है। देखिए हमारे बॉडी में जो प्रोटीन नापा जाता है वो किलो डाल्टन के हिसाब से नापा जाता है, उसी तरीके से राइबोसोम को नापने के लिए हम 80s और 70s यूज करते हैं। जो हमारा यूकैरियोटिक में राइबोसोम है उसका वजन हमेशा 80s होता है, और जो हमारे प्रोकैरियोट में राइबोसोम होता है वो 70s के रूप में बना होता है, यानी कि 70s प्रोकैरियोटिक में 70s, 80s जो है वो यूकैरियोटिक में मौजूद होता है। राइबोसोम हमेशा साइटोसोल वाले एरिया में मौजूद होता है, और एमआरएनए जो है वो मदद करता है उसको कन्वर्ट करने के लिए। मैं आपको 80s और 70s का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता देती हूँ। आपका जो 70s है यानी कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, ये दो यूनिट का मिलके बनता है, उसमें से एक यूनिट होती है 50 की, एक होती है 30 की। अब आप बोलोगे 50 और 30 मिलके तो 80 बनाते हैं, 70 क्यों बन रहा है, तो आप ऐसे करके याद रखो ये राइबोसोम है ना। राइबोसोम को अगर छोटी यूनिट्स के साथ ऐसे जोड़ा जाता है ना, ये बड़ी यूनिट है मान लीजिए, नीचे वाली छोटी यूनिट है, तो जो छोटी यूनिट बड़ी यूनिट को जब कंबाइन कर रही होती है तो कॉमन एरिया 10 वाला जो है या 10 सेडवर्ग यूनिट का एरिया जो है वो कॉमन हो जाता है, जिसको जोड़ने के बाद हम क्या कह देते हैं कि भाई जैसे फिक्स हो गया ना, ऐसे ये बड़ी यूनिट है ये छोटी यूनिट है तो ये एक दूसरे में ऐसे फिक्स होती हैं, तो ये वाला एरिया कॉमन हो गया। कॉमन एरिया की वजह से हम 10 जो है वो माइनस कर देते हैं, और यहाँ पे है आपका यूकैरियोटिक 80, लेकिन जो लार्जर यूनिट है वो 60s बोली जाती है, और स्मॉलर यूनिट जो है वो 40। तो यहाँ पे भी 20 एक्स्ट्रा है, 60 और 40 100 बनते हैं, लेकिन वजन 80 बनता है, तो सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा यानी कि 20s या 20 सेडवर्ग यूनिट जो है वो आपकी कंबाइन होके यहाँ पे रह जाती है।
इसमें आप आरएनए याद रखिएगा, आपके 70S में 3 तरीके के आरएनए होते हैं, एक 5S होता है, एक 23S होता है और एक 16S होता है। सेडवर्क के नाम से आरएनए का जो वेट है। यहाँ पे यूकैरियोटिक में आपके पास एक 5S आरएनए है, एक एक्स्ट्रा 5.8S आरएनए होता है, एक 28S आरएनए होता है और एक 18S आरएनए होता है। ऐसे करके आपके पास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अलग अलग संरचना जो है वो पाई जाती है, अलग अलग वजन जो है वो पाया जाता है। और आप याद रखिए यहाँ पे कि राइबोसोम के अंदर जो मैक्सिमम पार्ट है वो भले ही आरएनए का है, लेकिन राइबोसोम के अंदर प्रोटीन भी मौजूद होती है। अगर मैं आपसे पूछूं राइबोसोम की फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, तो मैं आरएनए ही लिखूंगी। और इस आरएनए की परसेंटेज जो है वो 62% से ज्यादा है, और साथ में बचा हुआ 38% जो है वो किस चीज का बना हुआ है, वो आपके प्रोटीन का बना हुआ है। तो आइडियली अगर मैंने फिर से आपसे पूछा कि राइबोसोम किस चीज का बना हुआ है, तो आप बोलोगे आरएनए जो कि 62% के आसपास का वजन बनाता है, और प्रोटीन जो कि 38% के आसपास का वजन बनाता है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका राइबोसोम। समझ आ गया। राइबोसोम के फंक्शंस क्या हैं? राइबोसोम अमीनो एसिड बनाता है, राइबोसोम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में काम कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस की हेल्प से, या प्रोटीन सिंथेसिस जो की जाती है, यहाँ पे हम जीन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जीन की रेगुलेशन कह सकते हैं, कंट्रोल कह सकते हैं, कि आपकी बॉडी के जो जीन है ना वो एक्सप्रेस करने हैं या जो है वो सप्रेस होने हैं, उसमें ये जो राइबोसोम्स हैं वो मदद करते हैं। तो राइबोसोम ओवरऑल हमारे लिए हमारे जीन एक्सप्रेशन का काम कर रहा है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल, और ये हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कि लिविंग है उसमें मौजूद होता है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के लिए आप कल से मेरे साथ सुबह 8 बजे जुड़ेंगे, 8 बजे, ठीक है, 8 AM। कल से हम सुबह 8 AM पे जनरल साइंस के क्वेश्चंस जो है वो करने वाले हैं, एमसीक्यू जो है वो करने वाले हैं, जो कि आपके टॉपिक वाइज चलेंगे। और कल का आपका पहला टॉपिक जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। हम टॉपिक वाइज पूरा करने वाले हैं, पूरा पार्ट जो है वो आपका टॉपिक वाइज होगा, यानी कि हर दिन हम एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात किया करेंगे, ठीक है, और उसके क्वेश्चंस करेंगे। हर दिन मैं आपको इसमें एमसीक्यूज कराऊंगी, जो कि 25 और डिपेंडिंग ऑन टॉपिक उसके वेरिएशन में जाएगा। और ये क्लास जो है वो आपको एफसीआई, रेलवे, एसएससी एग्जाम, पैरामिलिट्री फोर्सेस, बीएसएफ, सीआईएसएफ, इनमें मदद करेगी। और शाम को जो है वो जनरल नॉलेज की क्लास आपकी होने वाली है, अभी 7 PM पे चल रही है। आई होप इसको हम बहुत जल्दी 1.5 आवर की कर लेंगे, और इसको 6 PM से ही कर लेंगे, ठीक है, 6 बजे से ही कर लेंगे। आपके क्लास 24 ऐप जो है वो ब्रह्मास्त्र बैच जो है वो आपका लेके आई है, जो कि एसएससी सीजीएल का एक कंबाइंड बैच है। आपके शुरुआत से लेके सिलेक्शन तक हम लोग जो है ना वो आपके साथ होंगे। और आपका ये बैच जो है उसको लेने के लिए आप कहीं पे भी इन 3 नंबर जो है दिए हुए हैं, इन पे जो है ना वो आप इंक्वायरी कर लीजिएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा। इसमें साइंस का सेक्शन मेरा स्टार्ट हो चुका है, कंप्लीट बायोलॉजी, कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट केमिस्ट्री, एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन और एमसीक्यूज जो है वो हर एक टॉपिक के मैं आपको यहाँ पे कराने वाली हूँ। साथ में यहाँ पे क्लास 24 ऐप पे जाइए, उस ऐप पे जाने के बाद प्रिपरेशन पे जाएंगे, आपको ब्रह्मास्त्र बैच जो है वो सबसे ऊपर लॉन्च होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे उसके आप फीचर्स दे सकते हैं, जिसमें साइंस के फीचर मेरे आपको दिखाई देंगे, और आप बाय कर लीजिए। और आपकी क्लासेस बाकी सारे टीचर्स की 23 तारीख से शुरू हो रही हैं, तो कहीं पे भी वेट नहीं करिए कि 23 को ही करना है, अभी ले लीजिए, ताकि 23 से जो है ना वो आप बढ़िया तरीके से पढ़ना यहाँ पे शुरू करो। जो भी ब्रह्मास्त्र बैच अभी तक ले चुके हैं वो लोग जो हैं वो मेरी क्लासेस देखना शुरू कर दीजिए। मेरी क्लासेस 2 हो चुकी हैं, मैंने अपनी बायो की क्लासेस शुरू कर दी है, क्योंकि देखो आइडियली साइंस का बहुत लंबा सिलेबस है, तो साइंस का सिलेबस कवर कराने के लिए मुझे काफी जल्दी से क्लासेस लेनी हो रही है ना। तो आप बाकी क्लासेस के लिए बने रहिए, और ऐसे ही वीडियोस में साइंस के आप लोगों के लिए लाती रहूंगी, जो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।